हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मशीन मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके पहले आपके कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप वो लेक्चर आपको बढ़िया लगे होंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं आप लोग के एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंस है, कौन कौन अभी एब्सेंस है। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कपिल, कल्पना, कपिल, ओके, सोनू, अनुराधा, क्षितिज। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे और मैं इधर भी देख लेता हूँ। ओके, इधर अभी कोई भी ज्वाइन नहीं हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, जो लोग बाद में आएंगे वो बाद में देख लेंगे या फिर उनका लेट होता है तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो हमको उसके लिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हम लोग क्लास को यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। विदाउट एनी टाइम डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार आप लोग कंफर्मेशन दीजिएगा, क्या मैं प्रॉपरली आप लोगों को ऑडिबल हूँ। इस बात का कंफर्मेशन आप लोग दे दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। एक छोटा सा कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं या विजिबल हूं। अगर ये सब कुछ ठीक है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलो ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ अपने हमारे बोर्ड पे, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले वाले क्लास में, जो इसके पहले वाला क्लास हो चुका है हमारा, उसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बताया था। और मैंने यही बताया था कि जैसे आपको अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन पता करना है तो आपका कंडक्टर रोटेटिंग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कंडक्टर रोटेटिंग ना देके हमको क्या दे देता है, वहां पे मैग्नेट को रोटेट करा देता है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी मान के हम कंडक्टर को या फिर आर्मेचर को उल्टा घुमाना या उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं कि आपका आर्मेचर वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ये तो अपने क्या है, फंडे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा ये बॉक्स है, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पे मैं इनपुट दे रहा हूं क्या, इसमें मैं इनपुट दे रहा हूं कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैं यहाँ पे इसको इनपुट दे रहा हूं, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। और इससे जो आउटपुट आ रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे जो आउटपुट आएगा दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। सर इस बॉक्स के अंदर होगा आपका जनरेटर, क्योंकि जनरेटर ये काम करता है कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो इस बॉक्स के अंदर यहां पे क्या होगा, आपका जनरेटर होगा। ओके, ये जो जनरेटर होते हैं ना वो एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। ये जो जनरेटर होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से टाइप के होंगे, दो टाइप के। आप कौन कौन से दो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक होता है आपका डीसी जनरेटर, एक होता है आपके पास एसी जनरेटर। तो हमारे पास जो जनरेटर होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कौन सा जनरेटर, आपका डीसी जनरेटर, जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, वो डीसी होगा। डीसी इन द सेंस, उसका मतलब भी क्या होता है, डीसी का मतलब ही होता है कि आपका वहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, लाइक दिस, है ना। इस केस में आपका जो भी वोल्टेज होगा, है ना, वो कुछ फिक्स्ड होगा। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे हो जाएगी जीरो। हालांकि डीसी की फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं होती है, लेकिन कोई पूछ ले कितनी हो तो क्या बोल दो कि 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है। हालांकि हमको बोलना नहीं चाहिए 0 हर्ट्ज, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। ओके, एक जो सेकेंड कैटेगरी हमारी बनती है जनरेटर की, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा जनरेटर, एसी जनरेटर। उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा जनरेटर, दैट इज अ एसी जनरेटर। दो टाइप के जनरेटर हो गए, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, ठीक है। अब एसी जनरेटर को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। किसको, एसी जनरेटर को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है देखिएगा। एक कैटेगरी बनती है उसको मैं बोलता हूं आपका क्या, उसको बोलता हूं आपका मैं सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। और सेकंड होता है मेरे पास इंडक्शन जनरेटर।
इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। फर्स्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर, और सेकंड होता है मेरे पास यहाँ पे असिंक्रोनस जनरेटर। दो टाइप के मैंने बता दिए, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर में होता है क्या है कि आपका यहां पे जो आपकी स्पीड होती है रोटर की, वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो रोटर का स्पीड होगा ना, वो बराबर होता है किसके, एनएस के। इसमें आपका क्या होगा, आपकी जो रोटर की स्पीड होगी ना, वो ज्यादा होती है किससे, सिंगल स्पीड से। ये बात भी ध्यान रखना। सिंक्रोनस में क्या होगा, इसका नाम ही सिंक्रोनस पड़ा है क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पे दोनों ही स्पीड आपस में बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्पीड बराबर होती है क्या, नहीं, दोनों स्पीड आपस में बराबर नहीं होती है। एनआर यहाँ पे आपका ज्यादा होता है किससे, एनएस से। और इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, वो आपको मिलती है कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एनआर ग्रेटर देन एनएस है, तो यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट। जो एसी जनरेटर है ना, उसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होंगे वो एसी नेचर के होंगे। ठीक है। एसी नेचर का मतलब क्या है कि जो भी उनका नेचर होगा कैसा होगा, वो साइनोसॉइडल, है ना। हमारे जो एसी मशीन्स होंगे उनको हम कैसा डिजाइन करते हैं, साइनोसॉइडल के लिए जनरेट करते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिखिएगा, क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, जो एसी मशीन्स हैं, एसी मशीन है, उनको हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। उनकी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिजाइन। एसी मशीन के हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। और कैसा डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम कैसा डिजाइन कर रहे हैं, फॉर साइनोसॉइडल। इसको हम साइनोसॉइडल डिजाइन कर रहे हैं। ईएमएफ को हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं वहां पे, साइनोसॉइडल डिजाइन। क्यों कर रहे हैं साइनोसॉइडल डिजाइन, साइनोसॉइडल डिजाइन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइनोसॉइडल एक ऐसी वेव है, साइन वेव एक ऐसी वेव है, क्योंकि साइन वेव एक ऐसी वेव है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होता है, साइन होता है। जिससे आपका जो कैलकुलेशन होगा ना आगे चल के, वो बहुत सिंपल हो जाए। ठीक है ना। तो कोई पूछता है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट होते हैं वो साइनोसॉइडल नेचर के होते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम उसको साइन क्यों जूम कर रहे हैं, क्योंकि साइन के थ्रू फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या ऐसा बोला जाए कि फेजर को साइनोसॉइडल रिप्रेजेंट करता है, पहला रीजन। और दूसरा, साइन वेव आपका क्या करता है, अगर मैथमेटिकल कभी कुछ भी करना है तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन वेव ही मिलेगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, because of because of because of mathematical analysis, लिख लो आप यहाँ पे, because of mathematical analysis, sine wave is used। sine wave is used। कैसा मैथमेटिकल एनालिसिस, अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होता है आपका, साइन वेव का साइन ही होता है, मतलब कोसाइन नेचर हो जाता है। तो सेम साइन, साइन कोसाइन सेम माना जाता है ना। तो क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ, किसका, साइन वेव का क्या होता है आपका, साइन वेव ही रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए हो गया। एक और रीजन मैंने आपको बताया था, वो कौन सा रीजन था, वो रीजन था कि जो वेक्टर है या हम बोलेंगे फेजर है, फेजर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइनोसॉइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फेजर रिप्रेजेंट्स, फेजर रिप्रेजेंट्स साइनोसॉइडल। ये कैसे साइनसॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको नेटवर्क वाले कोर्स में बताया। ठीक है, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे बोला आपने, तो आप नेटवर्क वाला मेरा कोर्स देखना, उस पर मैंने एसी कोर्स में जो एसी वाला पार्ट है ना, उस पर मैंने आपको चीज कराई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास जो आउटपुट है, ठीक है ना, अगर वो आउटपुट प्योर एसी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो आउटपुट है वो प्योर साइनसॉइडल नहीं है, दैट मीन्स उसमें आपके पास क्या है, हार्मोनिक्स है। और हार्मोनिक्स होने से क्या होगा, हार्मोनिक्स होने से जो मशीन है उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, और आपके मशीन में वाइब्रेशन आएगा, कंपन वगैरह भी आएगा। ठीक है ना, तो आपके एसी मशीन का जो आउटपुट है वो प्योर साइनोसॉइडल होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, तो वो आपका जो जनरेटर है उसका ईएमएफ जनरेट हो गया, उससे आप किसी फैन कूलर टीवी को चलाओगे, तो जो हार्मोनिक्स वाला जो वेव है, अगर वो फैन टीवी कूलर में जाएगा तो उस लोड को भी अफेक्ट करेगा, उस लोड की लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है कि उसका आउटपुट क्या हो, साइनोसॉइडल। और हमारी जो ये सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं ना, हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन बनाना हमारा काम नहीं है, बस हमको यहाँ पे उसको ऐसे बनाना है कि वो स्टेबिलिटी के साथ काम कर सके, हार्मोनिक्स बहुत ही कम हो। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बोला मैंने, इफ 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 आउटपुट इज नॉट साइनोसॉइडल, मेरी आजकल राइटिंग खराब हो गई है क्या यार, इफ आउटपुट इज not purely sinusoidal, is not purely sinusoidal, then then it is then it is assumed to be, then it is said to be then it is said to be consisting of harmonics, consisting of harmonics, consisting of harmonics। मतलब अगर वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, दैट मीन्स उसमें आपके पास क्या है, हार्मोनिक्स है। और हार्मोनिक्स क्या करने वाले हैं आपकी इस आउटपुट के साथ या मशीन के साथ, तो क्या बोलोगे, जो हार्मोनिक्स है वो क्या करेंगे आपका, ये जो हार्मोनिक्स है वो आपके पास क्या करने वाले हैं, अनवांटेड नॉइज प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे हार्मोनिक्स आपका, अनवांटेड नॉइज क्रिएट करेंगे। आपका इफिशियंसी यहां पे कम हो जाएगा, आपका यहाँ पे इफिशियंसी भी कम हो जाएगा। इफिशियंसी लो हो जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा।
और वाइब्रेशन भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब हार्मोनिक्स होने की वजह से देखने को मिलते हैं, वाइब्रेशन और हीटिंग इफेक्ट दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि ये सारी सारी चीजें क्या अनडिजायरेबल। हीटिंग, मशीन गर्म होगी, हीटिंग इफेक्ट होगा, और आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन, जिसको हम बोलते हैं कंपन, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका पल्सेटिंग टॉर्क फिर क्रिएट होता है। वो सब आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने ये बताया कि जो आउटपुट है ना, उसका प्योर साइनोसॉइडल होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं हुआ तो वहां पे आपको अनवांटेड नॉइज देखने को मिलेगा, इफिशियंसी लो हो जाएगी, है ना, आपका हीटिंग बढ़ जाएगा, मशीन गर्म होने वाला है आपका, और वाइब्रेशंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और है कि हमारा जो ये सिंक्रोनस जनरेटर है वो यूज कहाँ पे होता है। तो याद रखना, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, है ना, हमारा जो हाइडल प्लांट होगा, जो हमारा डीजल इंजन प्लांट होगा, उन सभी में हम लोग थर्मल आपका किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करते हैं। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर वो कहाँ पे यूज होने वाला है, तो लिखिएगा सिंक्रोनस जनरेटर आर यूज्ड सिंक्रोनस generators are used in, कहाँ कहाँ पे बताया मैंने आपको, एक बार उनका भी लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पे। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है आपका ये थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल फैमिली तो वहां पे डीजल भी, तो बाजू में ही, ज्यादा स्पेस नहीं है तो लिख देता हूँ यहाँ पे, डीजल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, और कौन सा बता, स्टीम, स्टीम लिख लें। तो इनमें आपका ये यूज होता है क्या, आपका सिंक्रोनस जनरेटर आपका यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, असिंक्रोनस जनरेटर कहाँ पे यूज होगा, तो जो आपका विंड पावर प्लांट होते हैं, है ना, टाइडल पावर प्लांट होते हैं, टाइडल पावर स्टेशन होगा, वहां पे आपका असिंक्रोनस जनरेटर यूज होता है। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, असिंक्रोनस जनरेटर आर यूज्ड इन asynchronous generator are used in where, क्या बोलोगे आप इसको, आप इसको बोलोगे जो आपके असिंक्रोनस जनरेटर हैं वो आपके यूज होते हैं वेयर, टाइडल पावर पावर स्टेशन, है ना, और आपका विंड पावर स्टेशन। तो ये याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, विंड पावर स्टेशन। क्वेश्चन बनता है कि आपका जो, हेलो, कौन बात कर रहे हैं, अ, मैं अमरज्योति प्राइम से बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी से थोड़ा सा अभी क्लास में आपको कॉल करता हूँ थोड़ी से, ठीक है, ओके बेटा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे विंड पावर स्टेशन। नेक्स्ट मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या, नेक्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइडल पावर स्टेशन, टाइडल पावर स्टेशन में भी आपका ये यूज होता है। टाइडल पावर स्टेशन में भी आपका ये यूज होने वाला है। ठीक है,
ओके। अच्छा एक बात और है, सिंक्रोनस जनरेटर में और असिंक्रोनस जनरेटर में एक डिफरेंस है, वो बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है ना, वो आपको जो पावर प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स वो आपका एक्टिव पावर को भी जनरेट करेगा और रिएक्टिव पावर को भी जनरेट करेगा। आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर होगा वो दोनों टाइप की पावर को जनरेट करेगा, लेकिन आपका जो असिंक्रोनस जनरेटर है वो एक्टिव पावर तो जनरेट कर देगा लेकिन रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि असिंक्रोनस जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर जो आपका ये रिएक्टिव पावर है उसको जनरेट नहीं कर रहा और ऊपर कंज्यूम कर रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर दोनों काम कर रहा है, दोनों को डिलीवर कर सकता है, लेकिन असिंक्रोनस जनरेटर सिर्फ एक्टिव पावर को डिलीवर कर सकता है, जनरेट कर सकता है, रिएक्टिव पावर को जनरेट नहीं करेगा। इवन वो तो और कंज्यूम करेगा, भले वो जनरेटर, लेकिन वो रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, वो ध्यान देना आप लोग। जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर, जो आपका यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर है, वो क्या करता है सिंक्रोनस जनरेटर आपका, दोनों, कैन जनरेट बोथ। कैन जनरेट बोथ व्हाट, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, एक्टिव एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, वो दोनों ही पावर को जनरेट कर सकता है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों को ही जनरेट कर सकता है। ठीक है, और आपका जो असिंक्रोनस जनरेटर होगा, मतलब जो इंडक्शन जनरेटर होगा, वो आपका ओनली रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, वो ओनली एक्टिव पावर को जनरेट करेगा, रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, जो असिंक्रोनस जनरेटर है, असिंक्रोनस जनरेटर is only generating पी लिख दिया हमने यहाँ पे, पी मतलब एक्टिव पावर होता है ना, एंड कंज्यूमिंग क्यू, मतलब रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है और एक्टिव पावर वो जनरेट करता है। ठीक है ना, तो कुल मिला कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में हमारे पास ऐसा कौन है जो कि एक्टिव पावर को जनरेट कर सकता है, दोनों लोग हैं। एक्टिव पावर को जनरेट करने की रेस में दोनों लोग हैं, कौन कौन, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। लेकिन अगर रिएक्टिव पावर को जनरेट करने की रेस में सिर्फ एक ही है, वो है आपका क्या, सिंक्रोनस जनरेटर। और यही एक रीजन है कि ऑलमोस्ट 70% जो जनरेटर है हमारे पास, मतलब 70 से 80% जो हमारे जनरेटर हैं वो हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर ही है। मैक्सिमम जो हम लोग पावर जनरेट करते हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर से करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और जो आपको समझना होगा वो ये है कि हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसमें हम रिएक्टिव पावर तो जनरेट कर सकते हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर को हम लोग वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। रिएक्टिव पावर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, फील्ड एक्साइटेशन। हमारे पास जो यहाँ पे जनरेटर होगा, अल्टरनेटर होगा, या जो सिंक्रोनस जनरेटर होगा उसी को हम बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। और फील्ड मतलब उसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। उस फील्ड वाइंडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम एक्साइटेशन चेंज करेंगे ना, तो हम उससे क्या चेंज कर सकते हैं, एक्साइटेशन से, उस एक्साइटेशन से हम उस सिंक्रोनस जनरेटर द्वारा कितना रिएक्टिव पावर
प्रोवाइड किया जाएगा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोवाइड ही करेगा, सिंक्रोनस जनरेटर आपका कंज्यूम भी कर सकता है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेट हो सकता है कि होता कंज्यूम भी ना करे, ना ही प्रोवाइड करे, वो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कंडीशन। वो सारी चीजें आपके पास आगे चल के आएंगी, ठीक है। तो आगे लिखते हैं एक पॉइंट आप लोग यहां पे, इन सिंक्रोनस जनरेटर, इन सिंक्रोनस जनरेटर इन सिंक्रोनस जनरेटर आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है ना, रिएक्टिव पावर कैन बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, रिएक्टिव पावर कैन बी कंट्रोल्ड, एक मिनट थोड़ा मुझे थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, रिएक्टिव पावर कैन बी कंट्रोल्ड, रिएक्टिव पावर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फील्ड एक्साइटेशन। हम इसको फील्ड एक्साइटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहां पे फील्ड एक्साइटेशन के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, हमारे जनरेटर में एक चीज हमको ध्यान देते हैं, वो है वोल्टेज स्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे जनरेटर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, आपका फ्रीक्वेंसी का स्टेबल रहना और आपके वोल्टेज का स्टेबल रहना। तो वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी रिएक्टिव पावर आपका जनरेट हुआ है, अगर उतना रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो गया है, दैट मीन्स आपका वोल्टेज वहां पे स्टेबल रहेगा। सिमिलरली अगर आपका जितना भी एक्टिव पावर जनरेट हुआ है, अगर उतना ही आपका कंज्यूम हो गया है, दैट मीन्स आप वहां पे क्या मैनेज कर पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी आप अचीव करवा पा रहे हो। क्या बोला मैंने आपको यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने आपको, फॉर फॉर वोल्टेज स्टेबिलिटी। अगर हम वोल्टेज स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या बोला मैंने आपका, रिएक्टिव पावर का जो जनरेशन होगा वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम के बराबर होगा। रिएक्टिव पावर का जो जनरेशन होगा वो बराबर होगा किसके, रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड के। अगर ये चीज हो रही है दैट मीन्स आपका वोल्टेज स्टेबिलिटी वहां पे रहेगा। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अचीव करवाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, जो है तो एक्टिव पावर को जनरेशन होगा वो रिएक्टिव पावर के जनरेशन, मतलब एक्टिव पावर को जो जनरेशन है उतना ही आपका, अगर एक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा है दैट मीन्स आपका वहां पे फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी रहेगा। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बोला आपको कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्टिव पावर को जो जनरेशन होगा, का जो जनरेशन होगा
वो आपका बराबर होगा किसके, एक्टिव पावर कंज्यूम के। जितना जनरेशन हुआ उतना कंज्यूम होगा, एक्टिव पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो इससे एक चीज हमको समझ में आई कि हमारा जो इफिशियंसी होता है, अगर दोनों का कंपेरिजन करें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में, तो ये बोलने वाली बात नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारी जो इफिशियंसी होगी सिंक्रोनस जनरेटर की, वो ज्यादा होगी किसके, इफिशियंसी ऑफ असिंक्रोनस जनरेटर। एजी मतलब असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा, एक बात और है, वो ये है कि हमारे पास जो पावर का जनरेशन होता है, तो अराउंड कितने परसेंट पावर हमारी जो जनरेट होती है वो स्टीम पावर प्लांट से होती है। तो याद रखना, अबाउट 70% जो पावर का जनरेशन होता है 100% टोटल पावर में से, 100% टोटल पावर में से जो जो पावर का जो जनरेशन होता है हमारे इंडिया में, अबाउट वो स्टीम पावर प्लांट से होता है। ठीक है, हालांकि अब हमको क्या करना है, इसको धीरे धीरे कंट्रोल करना है, इसको हमको कम लेके जाना, सोलर को हमको ज्यादा लेके जाना है। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे नियरली, नियरली 70% ऑफ टोटल पावर इन इंडिया is generated by what, steam plant। ठीक, ओके। एक चीज और है जो आपको समझना होगा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना हमारे इंडिया में, वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बहुत बार बनता है और बहुत बार मुझसे सब्जेक्ट पूछा गया है, जब मैं मेजरमेंट पढ़ाता हूँ, नेटवर्क पढ़ाता हूँ या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उस टाइम पे मैं आपको जनरली ये बोलता था कि यार जब सही टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो वो सही टाइम अब यहाँ पे आ चुका है ना। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा जो ये पावर होता है ना, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहली बात तो ये फिक्स होती है। आपके घर में जो सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज, मेरे घर में जो सप्लाई आ रही है ना, रोड में जो बल्ब लगे हैं वहां पे जो सप्लाई जा रही है, वो सभी जगह वो 50 हर्ट्ज है। इसको फिक्स्ड क्यों रखा गया, वोल्टेज को फिक्स नहीं रखा गया लेकिन फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा गया, ऐसा क्यों? तो रीजन ये है कि सबसे पहले, बहुत पहले की बात है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मूड में थे, जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, तो सभी का टारगेट ये समझो कि वो ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अचीव कर लें, है ना। उस पर भी मैं आऊंगा, पूरी हिस्ट्री पे लेके आऊंगा कि हायर फ्रीक्वेंसी अच्छी है या लोअर फ्रीक्वेंसी अच्छी, पहले मैं वही बता देता हूँ, है ना। ये समझो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों होती है, उसके बारे में थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम और लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हमको चाहिए क्या फ्रीक्वेंसी। हम देखो, फ्रीक्वेंसी आपका ये तो लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है ना। फ्रीक्वेंसी लो और हाई में डिफरेंस क्या होने वाला है वो आपको थोड़ा सा समझो। मेन चीज तो आप आओ यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, दो एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पे हैं और आप लोग सभी लोग जानते हो कि फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज और यूएसए में होती है 60 हर्ट्ज। तो फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है, ये बताओ। इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज। यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास दैट इज 60 हर्ट्ज। तो इसमें से कौन प्रॉफिट में है, कौन नुकसान में है, वो समझो। तो इंडिया वाले जो हैं देखो,
इसको 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, मानने की बात है कि ये आपका लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी, एज्यूम करने में क्या रहता है ना, इन दोनों में तो लो तो यही कहलाएगा ना, और हाई तो यही कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो मान लिया मैंने कि ये आपका 2 मिनट के लिए ये लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी, और ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के कंपेरिजन में। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा ना, उनकी इफिशियंसी अच्छी होती है, याद रखना, ये आपकी इफिशियंसी बेटर होती है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लोग गाड़ी चलाए हो ना, तो आप ये मान लो कि जो स्प्लेंडर होती गाड़ी, वो आपका इंडिया में जो गाड़ी चलती है, मतलब इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो स्प्लेंडर है, और यूएसए में चलती है वो बुलेट है। मतलब इंडिया में आप क्या करो, जो स्प्लेंडर होती है ना, आप उसमें 1 लीटर तेल डला दो, 50-60 किलोमीटर चल जाएगी, मतलब उसकी इफिशियंसी अच्छी है। और जो बुलेट होती है, इसको आप बुलेट मान लो, उसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डलाओ तो आपका 10 किलोमीटर ही चलता है, तो इसकी इफिशियंसी यहाँ पे क्या है, लो। लेकिन आपको यह समझना होगा कि लो फ्रीक्वेंसी में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इनका साइज बड़ा हो जाता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं ना, तो हमारा जो इक्विपमेंट का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूएसए वगैरह की बात करें, तो वहां पे क्या होगा, आपका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इक्विपमेंट होगा, उसका जो साइज होगा, ये क्या होगा, मोर। यहाँ पे जो साइज होगा वो होगा लो। तो हम लोग जब थे ना, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करने के मूड में थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, तो उनको ये देखना था कि भाई हमारे पास जो इंडिया था ना, वो ऐसा नहीं था कि यार बहुत ज्यादा पैसा है कि हम बुलेट लेके घूमने चल रहे हैं। हमको एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हम उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्री थे, आज भी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें चाहते थे कि हम कम पैसे पे ज्यादा हमको चीजें मिले, मतलब हम इफिशियंसी पे ज्यादा फोकस थे। तो हमने 50 हर्ट्ज को चुना। हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा था, है ना। मोबाइल अगर मैं इतना छोटा, इतना बड़ा हो, कितना छोटा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कर दो मोबाइल, सस्ता कर दो, है ना, क्या दिक्कत है। अगर मैं आपको बोलूं ये जो फोन है ये 50,000 रुपए का है, इसका थोड़ा सा लेंथ इतना बड़ा कर दूंगा मैं, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, इसका मैं प्राइस कर दूंगा आपका 5,000 रुपए, तो आप सबको ले लोगे, तो थोड़ा सा प्राइस, साइज तो बड़ा है, क्या दिक्कत है ना। तो साइज इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। लेकिन जो अमीर लोग, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके घर बहुत छोटे छोटे हैं, यूएसए में बहुत कंजेस्टेड है चीजें। तो वहां पे क्या है ना कि हमारी साइज बहुत मैटर करता है। हम वो यहाँ पे नहीं चाहते कि हमारे घर में फ्रिज इतना बड़ा हो, क्योंकि घर ही बहुत छोटा है। तो हमें चाहते हैं सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हो, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का कम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से हमारा साइज जरूर छोटा हो जाएगा। इफिशियंसी की दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छा खासा कमाते हैं तो पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों होती है ना। तो मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब बात करता हूं मैं किसके बारे में, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे वाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज क्यों होती है, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसको बोलता हूं वाई फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, क्योंकि आपके घर पे जो लोड है, बल्ब लगा है, उसके रेटिंग 50 हर्ट्ज है। लेकिन अगर जो थर्मल पावर प्लांट है उसने अगर 60 हर्ट्ज में जनरेट कर दिया, तो आपके घर पे जो बल्ब लपलिप लपलिप होगा, तो चल पाएगा, अच्छा नहीं चल पाएगा। तो जो लोड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया है, 50 हर्ट्ज बनाया। अगर मैं 60 हर्ट्ज बना दूं आज में, मतलब ऐसा समझो कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे घर में ऑल आउट लगा हुआ है। ऑल आउट मतलब मच्छर भगाने वाला होता है,
अभी अलग अलग कंपनी के आते हैं ना, कभी नाइट आउट कौन सा आता है, गुड नाइट करके आता है कोई, ऑल आउट आता है, अलग अलग कंपनी के हैं। तो मैंने शायद गुड नाइट का रखा हुआ, और जो उसकी रिफिल थे मैं ले आया किसका, ऑल आउट का रखा, गुड नाइट है ले आया ऑल आउट का। अब मेरे पास वो वेस्ट जा रहा है ना, क्योंकि मेरे घर पे जो लोड है, जो उसका प्लग है वो गुड नाइट का है, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो फिटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, ऑल आउट का अलग है, तो वेस्ट जा रहा है मेरे लिए। तो वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। आप घर पे तो लगा के बैठो 50 हर्ट्ज के इक्विपमेंट, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री वास्ट हो गई है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। दुकानों में 50 हर्ट्ज के इक्विपमेंट लगे, आप पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब कोई 60 हर्ट्ज का लेके निकल जाएगा, तो उसको लेगा कौन, कोई भी नहीं लेगा। तो अब इस वजह से मुझे लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के चक्कर में जो मुझे फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या रखना पड़ रहा है, मुझे फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना पड़ रहा है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, frequency is constant frequency is constant to have to have understanding to have understanding between load and supplier। उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहे, उसके लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब लोग बोलेंगे सर चलो मान लिया आपने जो बताया उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैंने कांस्टेंट मानी कि कांस्टेंट होती है, लेकिन 50 हर्ट्ज की क्यों, 40 हर्ट्ज भी हो सकता था, 70 हर्ट्ज भी हो सकता था, 100 हर्ट्ज भी हो सकता था, लेकिन वो 50 हर्ट्ज की क्यों। अब क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास, वाई 50 हर्ट्ज होती, चलो मान लो कांस्टेंट में अंडर समझ गया यहाँ पे, लेकिन वाई 50 हर्ट्ज, वाई ओनली 50 हर्ट्ज, नॉट 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, ऐसा क्यों नहीं। अब इस बात पे समझते थोड़ा सा रीजन, तो ये समझिएगा कि हमको जो समझना है वो ये है कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, है ना, हम लोग यूज करने के लिए, तो हम लोग सोचे कि चलो, हमको ये पता था कि अगर हमको जनरेटर बनाना है तो हमको ईएमएफ इंड्यूस करवाना पड़ेगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे तो हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा ईएमएफ चाहिए, तो हम जो है रोटर को घुमाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा वहां पे, और हमको यहाँ पे रिलेटिव मोशन लाना पड़ेगा, उसके लिए हमको रोटर को घुमाना पड़ेगा, मशीन को घुमाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी मटेरियल थे ना, वो इतने अच्छे मटेरियल नहीं थे कि मैं ज्यादा स्पीड से घुमा पाऊँ। उस टाइम पे जो मशीन थे मेरे पास, बहुत पुराने जमाने की, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते तब की बात है, जो हमारे पास मशीन थी, उनका जो हम लोग मैक्सिमम स्पीड पा रहे थे प्राइम मूवर का, हम लोग जो प्राइम मूवर का जो हम लोग मैक्सिमम स्पीड हम लोग जो अचीव करवा पा रहे थे, वो था कितना, 3000 से 3600 आरपीएम। इससे ज्यादा हम अपने मशीन को नहीं घुमा सकते थे, अगर इससे ज्यादा मैं घुमाता तो उसकी ब्लेड वगैरह टूट जाती। ठीक है, अब मुझे इतना ज्यादा घुमाना भी है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये तो यूएसए में था कि यूएसए इतना घुमा लिया था, उसका बहुत अच्छा मटेरियल था, लेकिन इंडिया तो 3000 तक रुक गए। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी लेके आए वो कौन से लेके आए थे, ब्रिटिश वाले लेके आए थे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रूल चलता है वो ब्रिटिश रूल चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है कहाँ के थ्रू आया, ब्रिटिश वालों के थ्रू आया हुआ है। तो यहाँ पे दो रूल चलते हैं, यूएसए वाला रूल चलता है इलेक्ट्रिसिटी में, और एक इंडिया आपका ब्रिटिश रूल चलता है। तो हम लोग कौन सा रूल चलाते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश वाला। तो अब यहाँ पे क्या है, 3000 तक हम इसको घुमा पाए थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे ये पता था कि अगर मुझे ज्यादा स्पीड तक घुमाना है ना, तो रोटर का डायमीटर कम होना चाहिए, मतलब अगर मुझे ज्यादा तेज घुमाना है तो जो डायामीटर रोटर का वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मतलब आप ऐसा समझ जाओ कि मेरे पास यहाँ पे एक पेन है, एक पेंसिल है, तो पेन का डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे घुमा सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत तेज घुमा सकता हूँ।
है ना। इसको मैं बहुत तेज घुमा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं बहुत धीरे घुमा सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया है कि अगर मुझे किसी चीज को बहुत तेज घुमाना है ना, रोटेट करवाना है, बहुत ज्यादा आरपीएम अचीव करवाना है, तो उसका जो डायामीटर है ना वो कम होना चाहिए। रोटर का जो डायामीटर है वो क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। मतलब आप ऐसा बोल दो, रोटर का डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखो, रोटर डायमीटर शुड बी लोअर, शुड बी लो टू अचीव दैट मच स्पीड। अब इतना दा स्पीड आपको बियर करवाना है तो इसका जो डायमीटर आपका कम होना चाहिए। अगर डायमीटर कम हुआ, अगर यहाँ पे ये डायमीटर कम हुआ, तो ये जो नंबर ऑफ पोल होते हैं ना आपके, आपके रोटर में जो नंबर ऑफ पोल होंगे वो भी कम हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पोल जो होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके प्रपोर्शनल होते हैं किसके, डायमीटर के। जब डायमीटर कम हुआ है, जब डायमीटर आपका कम हुआ है तो आपका ये भी कम होगा, बिल्कुल कम होगा। पोल्स ऑन रोटर ये भी कम हो जाएगा। मतलब आपको जो रोटर पे पोल रखने हैं वो मिनिमम रखने हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं पोल आपके, मिनिमम जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके दो। दो से कम क्या ही रखोगे भाई साहब, दो से कम तो क्या ही रखोगे, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो पोल हो सकते हैं मिनिमम कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो अगर आप इससे फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है आपके पास यहाँ पे एफ इक्वल्स टू पी एन बाई 120। कल की क्लास में इसको भी डेराइव करवा दूंगा फॉर्मूला कहां से आया है। अभी के लिए आप बस याद कर लो, फ्रीक्वेंसी निकाले किससे, एफ इक्वल्स टू पी एन बाई 120। तो अगर मुझे पोल देखना, कितना पोल होता है मिनिमम हमारे पास यहाँ पे दो। हमारे पास जो स्पीड हमने अचीव करवाई कितनी थी आपकी, 3000 आरपीएम। तो हमको यहां से जो फ्रीक्वेंसी मिली थी उस टाइम पे, है ना, मैक्स टू मैक्स जो हम लोग फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे पा सकते थे, दैट वाज 50 हर्ट्ज। दैट वाज व्हाट, 50 हर्ट्ज। तो हमने इस वजह से वहां पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जनरेशन किया। और जैसे जनरेशन किया तो इंडस्ट्री वाले चालू हो गए बल्ब वगैरह बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में, और सभी ने 50 हर्ट्ज पे इक्विपमेंट बना दिए। और जब हमको बहुत अच्छा मटेरियल मिला कि हाँ भाई अब हम रोटर को अच्छे तरह से घुमा सकते हैं, अब हमें फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज कर देना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गई। क्यों लेट हो गई, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और मैंने पहले ही बोला कि हमारी इंडिया भी क्या डेवलपिंग कंट्री है। अब मैं अपने घर में सबको थोड़ी बोलूँ कि जितने लोग घर बनवाए हो सब फोड़ फाड़ के दोबारा घर बनवाओ। क्यों, क्योंकि अंदर आपकी वायर जो है, वायर के अंदर 50 हर्ट्ज की लगी, उसको निकाल के 60 हर्ट्ज लगा दो, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो फिर बोले चलो भाई अब कोई बात नहीं, 50 हर्ट्ज तो 50 हर्ट्ज की बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, है ना। तो उस वजह से फ्रीक्वेंसी को अब चेंज नहीं कर पाते। तो आई होप आज का जो लेक्चर होगा आपको बढ़िया लगा होगा, है ना। हम लोग अपने क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की और भी जो कहानी होगी, जो हमारी थ्योरी होगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड लक।